अब तक हमने भोजन के घटक के चैप्टर के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है और आज ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। सिक्स्थ क्लास का ये सबसे बड़ा चैप्टर था, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। तो अब तक हमने पढ़ा है कि जो हमारे भोजन होता है उसमें कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें हम पोषक कहते हैं। पोषक 5 प्रकार के हमने पढ़े थे, मुख्य थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज लवण। इसके अलावा हमारे शरीर को वृक्षांश तथा जल की भी आवश्यकता होती है। इस तरह बाद में हमने 3 विलयनों की बात की थी, तने आयोडीन विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन। उसके बाद में हमने कुछ परीक्षण किए थे, जैसे मंड के लिए परीक्षण कर लिया, प्रोटीन के लिए परीक्षण कर लिया। मंड के अंदर हमने खाद्य सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डाली थी तो हमें नीला या काला रंग प्राप्त हुआ था। और प्रोटीन के अंदर हमने खाद्य सामग्री के अंदर 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डाली थी, जिससे हमें बैंगनी रंग प्राप्त हुआ था। इस तरह हमने कुछ परीक्षण किए थे। उसके पश्चात कल हमने सेकंड क्लास में जो पोषक होते हैं उनके कार्यों के बारे में हमने चर्चा करी थी। हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है, और वसा का भी मुख्य कार्य हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का होता है। फिर हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था कि जो 1 ग्राम वसा होती है उससे हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके पश्चात हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन है। और उसके पश्चात प्रोटीन है, वो हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य देने वाला भोजन है। प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन के नाम से भी जानते हैं। उसके पश्चात हमने विटामिनों के बारे में बात की थी। विटामिनों के अलग अलग नाम होते हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। और शरीर के अंदर जो सभी विटामिन होते हैं उनकी अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए होता है हमारे त्वचा और आंख को स्वस्थ रखने का काम करता है। विटामिन सी होता है वो रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी होता है वो अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की मदद करता है। तो हमारे शरीर भी सूर्य और हमारा शरीर होता है वो भी क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के अंदर विटामिन डी बनाता है। उसके पश्चात जो हमारा आज का नया टॉपिक है वो है खनिज लवण के बारे में। अगर हम खनिज लवण, तो कल हम पोषकों के कार्य पढ़ रहे थे, इसमें अगला जो पोषक है वो अपना है खनिज लवण। खनिज लवण की बात करें तो हमें इसके शरीर में अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। खनिज लवणों के हमारे शरीर में अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर में जो ये खनिज लवण होते हैं उनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता क्यों होती है? जो ये हमारी बॉडी होती है, शरीर होता है, उसका उचित विकास, एक तो उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। खनिज लवण कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक जो खनिज लवण है उसकी हमारे शरीर में अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे जो हमने कुछ पोषक तत्व थे इनके गुणों की बात की। अब हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारी खाद्य सामग्री है, कोई भी खाद्य सामग्री है, इस खाद्य सामग्री की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि हमेशा एक पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की अपेक्षा ज्यादा होगी। दूसरे पोषक की मात्रा की अपेक्षा ज्यादा होगी। अगर हम उदाहरण की तरह देख लें, एग्जाम्पल देखें अपन, जो है चावल, हमारा चावल, अगर चावल की अगर बात करें तो चावल में जो कार्बोहाइड्रेट है, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा दूसरे पोषकों की अपेक्षा है, उनकी अपेक्षा ज्यादा है। दूसरे पोषक होते हैं उनकी अपेक्षा ज्यादा होती है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चावल होता है वो कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल है वो एक कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मुख्य पोषक है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। पोषकों के अतिरिक्त अब हमारे शरीर को, जो हमने पोषकों के बारे में बाद में पढ़ा था कि हमारे शरीर को पोषकों के अलावा भी जो हमारे आहारी रेशे होते हैं, वृक्षांश होते हैं, उनकी जरूरत होती है और जल की जरूरत होती है। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर पोषकों के अतिरिक्त शरीर को आवश्यकता, तो पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे व जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे व जल की आवश्यकता होती है।
तो जो हमारे शरीर में जो पोषक थे उनके अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारी रेशे व जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्या होते हैं? उन्हीं को बोलते हैं रुक्षांश। जो हमने शुरुआत में नाम पढ़ा था रुक्षांश, वो है आहारी रेशे। क्या होते हैं? आहारी रेशे। यही है वो आहारी रेशे। अब आहारी रेशे की पूर्ति हमें कहाँ से होती है? हमारे शरीर में आहारी रेशों की पूर्ति कहाँ से होती है? तो ये पूर्ति हमारे शरीर में मुख्यतः पादपों के द्वारा होती है। मुख्यतः पादपों के द्वारा हमारे शरीर को आहारी रेशों या रुक्षांशों की पूर्ति होती है। और इनका जो मुख्य स्रोत है, मतलब कौन से ऐसे पादप है जहां से अपन को ये मुख्यतः मिल जाते हैं? तो जैसे मान लेते हैं साबुत खाद्यान्न है, साबुत खाद्यान्न हो गए, दाल हो गई, आलू, ताजे फल और सब्जियां, इन सबसे हमें आहारी रेशों की पूर्ति हो जाती है। अगर हम अब यहाँ से अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या आहारी रेशे या रुक्षांश होते हैं हमें कोई पोषण प्रदान करते हैं? नहीं, ये हमें किसी प्रकार का कोई पोषण प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण या जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं उनमें से ये माना जाता है। कोई पोषण नहीं मिलता है हमें इनसे, लेकिन भोजन का आवश्यक घटक है। लेकिन भोजन का आवश्यक अवयव। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि भाई जो रुक्षांश है ये कार्य क्या करते हैं? इनका क्या ऐसा कार्य है जो इनके द्वारा किया जाता है? सबसे जो मुख्य काम है, जो सबसे मुख्य चीज है जो आपको यहाँ से याद रखनी है, वो है कि ये भोजन का आयतन बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो यही है कि ये भोजन का आयतन बढ़ाते हैं। भोजन का आयतन बढ़ाते हैं। बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में भी शरीर की सहायता करने में इनका मुख्य कार्य है। बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। तो ये इनका मुख्य कार्य है कि भोजन का आयतन बढ़ाते हैं, बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। ये इनके कुछ मुख्य कार्यों में से है। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारे कुछ जो खनिज लवण हैं उनके हम स्रोतों की बात कर लेते हैं कि जो हमारे शरीर के जो आवश्यक है कुछ, जैसे हम बात वहां पे सबसे पहले देख लेते हैं आयोडीन के स्रोत। उसके बाद में हम देखेंगे फॉस्फोरस के स्रोत। और उसमें देखेंगे लोहे के स्रोत। और आखिरी देखना कैल्शियम का स्रोत। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रश्न में 3-4 उदाहरण दे दिए जाएंगे और इनको लिख दिया जाएगा कि यहाँ पर निम्न में से आयोडीन का मुख्य स्रोत कौन सा है। तब आपको यहाँ पर ये चीजें याद होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। सबसे पहले देख लेते हैं आयोडीन के स्रोत है। आयोडीन के स्रोत है वो पालक, अदरक, मछली, ये आयोडीन के मुख्य स्रोतों में आते हैं। फॉस्फोरस की अगर बात की जाए तो दूध, केला, मिर्ची, चावल और गेहूं, ये है वो फॉस्फोरस के मुख्य स्रोतों में आते हैं। अगर लोहे के मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो सेब, पालक में भी खूब मात्रा में लोहा पाया जाता है और अंततः मांस आता है। इनके अंदर लोहा पाया जाता है, आयरन की भरपूर इनमें उपस्थिति होती है। अगर कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम के स्रोतों की, तो दूध और अंडा, दूध और अंडे में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। अब हमारा जो हमने आखिरी में एक चीज पढ़ी थी, जल। हम अब जल के कार्य देखने हैं। जल के कार्य, जल के कार्यों में देखा जाए तो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करना। जल का जो मुख्य कार्य है उनमें सबसे पहला मुख्य कार्य हमारा क्या है कि जो भोजन में उपस्थित पोषक है, भोजन में उपस्थित है पोषकों को अवशोषित
करने में शरीर की सहायता। दूसरा कार्य क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। जैसे अपशिष्ट पदार्थ हमने कौन कौन से देखे आप? अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से? जैसे मूत्र, पसीना, मूत्र हो गया, पसीना हो गया, इनको हमें शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है, शरीर से बाहर निकालने में मदद। ये कार्य जल के हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो सबसे अंततः हमने इतने पोषक पढ़े, खनिज लवण पढ़े, इनके कार्य देखे, इनके उपयोग देखे। इसके पश्चात जो हमारी अंततः परिभाषा आती है वो आती है संतुलित आहार की। कि संतुलित आहार है क्या? संतुलित आहार है क्या, इसकी परिभाषा अंततः हमारे सामने आती है। हम जो भी पूरे दिन में खाते हैं हम उसे आहार कहते हैं। जो भी हम खाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? आहार कहते हैं। हम उसे आहार कहते हैं। हम जो भी खाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? आहार कहेंगे। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व है वो ना तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, ना ही आवश्यकता से कम होना चाहिए। हमारे आहार में जो पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए, जो पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल है वो भी होना चाहिए। और इस प्रकार का जो आहार होता है वो संतुलित आहार कहलाता है। जो संतुलित आहार होता है ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। वृद्धि, विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाता है। अब देखो, आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। जो आहार है सभी पोषक है उचित मात्रा में होना चाहिए, न अधिक न कम। उचित मात्रा में होना चाहिए, ना तो अधिक होना चाहिए ना ही कम होने चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं उचित भोजन क्या है। जो उचित भोजन है वो है क्या? उचित भोजन की बात की जाए तो हमारे शरीर में जो भोजन है तो उसको उचित प्रकार से पकाना। उचित प्रकार से पकाना। जब हम भोजन को उचित प्रकार से पकाते हैं तो पोषक तत्व नष्ट नहीं होने चाहिए। पोषक तत्व नष्ट ना हो। पकाने से आसानी से विटामिन सी नष्ट हो सकता है। पकाने से सबसे पहले भोजन से जो विटामिन सी नष्ट होता है वो विटामिन नष्ट होता है वो विटामिन सी ही है। पकाने से आसानी से विटामिन सी नष्ट हो सकता है। तो आपको ये रिमेम्बर रखना, याद रखना है कि जो भोजन को गर्म करते हैं तो सबसे पहले जो विटामिन नष्ट होता है वो होता है विटामिन सी। अब हमने ये इतने प्रकार के विटामिन पढ़े हैं, प्रोटीन पढ़ा है। अब हमें पढ़ने अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग मतलब कि जो विशेष प्रकार के जो हमारे पोषक हैं उनकी कमी से जो रोग होते हैं हम उन्हें बोलते हैं अभावजन्य रोग। उनके अभाव से जो रोग उत्पन्न होते हैं हम उन्हें बोलते हैं अभावजन्य रोग। मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, अगर वे पर्याप्त भोजन लेता है लेकिन वो किसी विशेष पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी को सहता है। भाई, किसी विशेष पोषक की कमी लंबे समय तक, अगर लंबे समय तक किसी विशेष पोषक की कमी है तो वो अभाव से ग्रसित हो जाता है। उस पोषक तत्व के अभाव से ग्रसित हो जाता है। पोषक तत्व के अभाव से ग्रसित। अब एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव शरीर में रोग या विकृति को उत्पन्न कर देता है। एक या अधिक
पोषक तत्व का अभाव शरीर में रोग या विकृति उत्पन्न कर सकता है। रोग या विकृति उत्पन्न कर सकता है। तो अगर आपके शरीर में एक या अधिक पोषक तत्व हैं, उसका लंबे समय तक शरीर में अभाव रह जाता है, तो उस स्थिति में आपके शरीर के अंदर रोग या विकृति उत्पन्न हो सकती है। और जो ये पोषकों की कमी के कारण, पोषकों की कमी के कारण जो रोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग मतलब अभाव के कारण जो रोग, जिन रोगों का जन्म होता है उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमें देखना है वो है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होगा? प्रोटीन की कमी से सबसे पहले होगा कि वर्दी का अवरुद्ध हो जाना। वर्दी का अवरुद्ध हो जाना। प्रोटीन की कमी होते ही शरीर में सबसे पहले हमारे शरीर की वर्दी का अवरुद्ध हो जाएगी। चेहरे पर सूजन आ जाएगी। चेहरे पर सूजन का आ जाना। चेहरे पर सूजन आ जाएगी। बालों का रंग उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बालों का रंग उड़ना शुरू हो जाएगा। और त्वचा की बीमारियां हो जाएगी। त्वचा की बीमारियां हो गई, पेचिस हो गया, इन सभी की समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर तो प्रोटीन कमी की बात कर रहे हैं, तो ये लंबे समय तक कमी होती है ना, इसके कारण होता है। अब मान लीजिए कि प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगी। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी। कार्बोहाइड्रेट की कमी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाए तो पूर्ण रूप से वर्दी का अवरुद्ध हो जाना। वर्दी पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाएगी शरीर की। पूर्ण रूप से अवरुद्ध वर्दी होगी, वो शरीर की पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाएगी। इस स्थिति में अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही शरीर को नहीं मिल रहे हैं तो वर्दी पूर्ण रूप से अवरुद्ध होगी। व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुबला पतला हो जाएगा। जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही ज्यादा दुबला पतला हो जाएगा। व्यक्ति होगा वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा दुबला पतला हो जाएगा। और दुर्बल इतना हो जाएगा, मतलब दुर्बलता आ जाएगी। दुर्बलता इतना कि चलना भी मुश्किल हो जाएगा। चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। चलने में भी असमर्थ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमारा शरीर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी को महसूस एक साथ करने लग जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ एक सारणी पढ़ते हैं। इस सारणी के अंदर हम देखते हैं कि भाई जो विटामिन है, उस विटामिन के कारण जो अभावजन्य रोग है, अभावजन्य रोग है वो कौन सा है और उस रोग के लक्षण क्या है। उस रोग के लक्षण क्या है? सबसे तो पहला है अपना वो है विटामिन ए। विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में क्षीणता या दृष्टिहीनता ये उत्पन्न होती है। इसमें होता है क्या कि कमजोर दृष्टि हो जाती है। लक्षण ये है कि दृष्टि कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अंधेरे का मतलब यहाँ पर रात है। रात के समय अंधेरे में कम दिखाई देना और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद। दूसरा जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन बी1। विटामिन बी1 होता है बेरी। विटामिन बी1 कौन सा है? बेरी। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी उत्पन्न हो जाती है। काम करने की ऊर्जा में कमी। तो हमें अभी हमने दो विटामिन पढ़े। विटामिन ए होता है, उससे क्षीणता और दृष्टिहीनता उत्पन्न होती है। जो अभावजन्य रोग है वो है क्षीणता का और दृष्टिहीनता का। इसके लक्षण आपको क्या दिखाई देंगे? लक्षण हो गए कि कमजोर दृष्टि हो गई, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना और कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पूरी तरह से दिखाई देना ही बंद हो जाता है।
विटामिन B1 है दूसरा विटामिन, जो जिसकी वजह से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी, और इसके जो लक्षण है वो है दुर्बल पेशियां और काम करने की जो ऊर्जा होती है उसके अंदर बिल्कुल ही कमी आ जाती है। तीसरा जो अपने पास में विटामिन है वो है विटामिन सी। तीसरा विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से इस जो रोग होता है वो है स्कर्वी, और इसके जो लक्षण है वो है मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय लगना। अधिक समय लगना। जो विटामिन सी है उसे इसका भी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है और घाव बढ़ने में अधिक समय लगता है। ये विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। अगर विटामिन डी की बात की जाए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो अस्थियों के मुलायम होकर मुड़ जाती है। जिसमें अस्थियां होती है वो मुलायम होकर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती है। उसके बाद में हमारे जो खनिज लवण है उसके हिसाब से देखते हैं कि सबसे पहला है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम की कमी की वजह से जो अस्थियां होती है, अस्थियां और दंत से होना स्टार्ट हो जाता है। अस्थियां और दांतों का से स्टार्ट हो जाता है। कमजोर अस्थियां और दंत से, दंत से कमजोर अस्थियां और दंत से। कैल्शियम कमी होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे शरीर में जहां पर भी कैल्शियम है वो चीजें कमजोर हो जाएगी। हमारे शरीर में कैल्शियम दांतों में होता है और अस्थियों में होता है, तो ये स्वाभाविक रूप से इनका कमजोर होना स्वाभाविक है। जो छठी चीज है वो है आयोडीन। अब अगर आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन की कमी से गेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। गेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। इसमें गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, और बच्चों में मानसिक विकलांगता, बच्चों में मानसिक विकलांगता का भी ये लक्षण दिखाता है। तो आयोडीन की कमी से गेंगा या गोइटर रोग हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता को ये दिखाता है। जो अगला है जो हमारा खनिज लवण उसका नाम है लोहा। लोहा की बात करें तो लोहा अरक्तता को उत्पन्न करता है, अरक्तता को उत्पन्न करता है और शरीर में कमजोरी उत्पन्न करता है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको इसके बारे में पढ़ना है। ये एक आपका चिन्ह है, जो ये चिन्ह है वो फोर्टिफाइड का चिन्ह है। फोर्टिफाइड है, सुदृढ़ीकृत, सुदृढ़ीकृत, जैसे हम बोलते हैं फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड। इसका चिन्ह है संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। इसका जो ध्येय क्या है? संपूर्ण जीवन स्वस्थ, सॉरी, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। अब ये कौन देता है? ये है FSSAI के द्वारा दिया गया, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI मानकानुसार शुद्ध दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। FSSAI मानकानुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो, खाद्य पदार्थों का लोगो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर है पहला 6th क्लास का, बहुत ही
अच्छा चैप्टर था, यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर हमारी। तो इस चैप्टर को आपको ढंग से तैयार करना है। अब हम कल अगली क्लास के अंदर अपना जो अगला चैप्टर होगा उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।